हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने ये दो टॉपिक स्टार्ट किया था, एक खर्च फलन का न्यूनतमीकरण और एक लाभ के फलन का महत्तमीकरण। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि खर्च फलन का न्यूनतमीकरण कैसे निकालते हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, उसका प्रोसीजर क्या है। उसके साथ साथ मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी समझाया था जो डिटेल में मैंने बताया था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर देखना। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक है आपको वो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। जो आज की क्लास है वो डेडिकेटेड है आपके दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है लाभ के फलन का महत्तमीकरण। अब ध्यान से सुनना, ये है न्यूनतमीकरण और ये है महत्तमीकरण। तो अगर आपको न्यूनतमीकरण और महत्तमीकरण का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके पहले मैंने क्लास लिया था जो न्यूनतम और महत्तम वैल्यू निकालना होता था। तो न्यूनतम और महत्तम वैल्यू निकालना सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि न्यूनतमीकरण और महत्तमीकरण में क्या करना होता है। हालांकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि देखो, कोई भी व्यवसाय जो होता है वो खर्च को हमेशा क्या करना चाहता है, न्यूनतम करना चाहता है, और लाभ को हमेशा क्या करना चाहता है, महत्तम करना चाहता है। इसलिए खर्च का न्यूनतमीकरण है और लाभ का महत्तमीकरण है। क्लियर है इतना? पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी समझा था, आपको होमवर्क भी दे दिया था। आज की क्लास में जो है वो हम महत्तमीकरण वाला करेंगे, जो बेसिकली है आपका एग्जाम्पल नंबर 35। कौन सा है आपका एग्जाम्पल नंबर 35? और ये जो क्वेश्चन है मैंने रैंडम नहीं उठाया है, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये पूछा गया था मार्च 2018 में। ठीक है, यानी ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मेरा काम है आपको वो वे बताना जिससे आप क्वेश्चन को समझ सको। देखो, जैसा मैं आपको बताऊं, मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं 10th में था ना, तो मैं मैथ को लेके दिन भर बैठे रहता था। तो वो पता क्या कहते थे कि देखो, दिन भर लेके मत बैठो, क्वेश्चन पहले चैप्टर को देखो क्या है, चैप्टर में देखो कितनी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, फिर देखो कितनी प्रकार के क्वेश्चंस कितनी बार हैं। सभी क्वेश्चंस को एक जगह कर लो, कैसे, उनमें टिक कर लो। जैसे 1 2 3 कर सकते हो, या A B C D कर सकते हो। तो इस तरीके से ए वाले सारे एक साथ हैं, बी वाले सारे एक साथ, सी वाले सारे एक साथ, डी वाले सारे एक साथ। तो ए वाले में कोई 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, आपका सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बी वाले भी 2 3 क्वेश्चन, अगर जैसे 6 7 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन करो, इतने बढ़िया से करो कि बाकी अपने आप कवर हो जाए। और वही चीजें मैंने भी इस्तेमाल की हैं आपको पढ़ाने में। पढ़ने में तो इस्तेमाल किया ही था, पर मैं पढ़ाने में भी यही काम करता हूं कि मैं आपको टेक्निक्स बता देता हूं, आपको चीजें बता देता हूं, आपको क्वेश्चंस बता देता हूं कि हाँ भाई इसी तरीके के हैं। जैसे इसमें आपको पता चल ही जाएगा, जैसे ये टॉपिक है, इसको कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं ये बता दूंगा, और आपको 2 क्वेश्चंस बता दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं मैं वो लिखवा देता हूं कि आपको याद क्या रखना है। ठीक है, जो टॉपिक का नाम है पहले वो मैं लिख देता हूं। टॉपिक का नाम है महत्तमीकरण। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लाभ का समीकरण। ठीक है, लाभ का समीकरण, ये हो गया आपका टॉपिक। जो स्टेप्स याद रखने हैं, कैसे याद रखने हैं, क्या याद रखना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। कोई समस्या लगती है, कोई डाउट लगता है तो जरूर बताना कि क्या इश्यू है, कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, पहले थोड़ा सा 1 मिनट देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा था। पहला जो हमारा स्टेप होता है, ध्यान से सुनना, जो हमारा पहला स्टेप होता है, जो क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। जो जो चीजें मैं आपको बोलते जाऊंगा उसको सुनते जाना। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें लाभ का फलन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? लाभ का फलन। पहले क्या लिखोगे? लाभ का फलन। ये आपका पहला मुद्दा हो गया। अब सवाल यह है कि सर लाभ का फलन जो है क्या हमें क्वेश्चन में दिया होगा? तो मैं आपको बता दूं, हम बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में दिया होता है। नहीं दिया होता है तो हमें निकालना पड़ता है। अब हम कैसे निकालेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। देखो, लाभ का मतलब क्या होता है, अगर कोई पूछे आपसे, बहुत नॉर्मल वर्ड में मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई पूछे आपसे कि लाभ का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि कुल आय में से, ध्यान से सुनना, कुल आय में से अगर हम कुल खर्च को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें लाभ मिल जाएगा। अब इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं, यानी जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, जो हमारी बुक्स में वर्ड यूज किया है,
ठीक है। लाभ को हम प्रॉफिट बोलते हैं यानी पी, राइट। आय को हम रेवेन्यू बोलते हैं यानी कि आर, यानी पी इज इक्वल टू आर। और खर्च को हम बोलते हैं कॉस्ट, यानी आर माइनस सी। पहला क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू आर माइनस सी। क्लियर है इतना, ये हमारा पहला मुद्दा हो गया। दूसरा हमारा काम क्या होगा कि जो हमें ये लाभ का फलन मिला है, इस लाभ के फलन का हमें क्या निकालना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है। क्या करना होता है हमें, इस लाभ के फलन का हमें डेरिवेटिव निकालना होता है। अगर हम डेरिवेटिव निकालना सीख जाए थे, हालांकि डेरिवेटिव तो हमें आता ही है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप प्लीज सारी क्लासेस को देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। डेरिवेटिव निकाल लिया हम लोगों ने, और डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला लिखेंगे डीपी डिवाइडेड बाई डी एक्स। आपको याद होगा मैं हर बार डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखता था, तो इस बार मैंने डीपी क्यों लिख दिया है, दीपिका पादुकोण नहीं, बिल्कुल दीपिका पादुकोण नहीं लिख रहा हूं मैं। ये एक्चुअली क्या है, ये था एक्स के सापेक्ष में वाई में कितना परिवर्तन हुआ, इसमें हम जानना चाहते हैं कि एक्स के सापेक्ष में पी में कितना परिवर्तन हुआ, यानी एक्स मतलब यूनिट, यानी कि जो हमने यूनिट बढ़ाई है उसको बेचने के चक्कर में हमें कितना फायदा हुआ, हम उसको निकालें। और फायदा मतलब पी यानी प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज हमारा जो होगा वो ये होगा कि डीपी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, जीरो, यानी डेरिवेटिव को हम इज इक्वल टू जीरो करके लिखेंगे। तो जब हम ऐसा करके लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या, एक्स की कीमत मिलेगी, ठीक है। वो आपका वाला एक्स नहीं है, ये एक्स की कीमत है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है डबल डेरिवेटिव। आपको याद होगा तो सेम स्टेप्स मैंने पिछले क्लास में भी लिखवाया था, यानी देखा जाए तो लगभग हर जगह सेम ही यूज होता है। और यही वजह कि मैंने आपको स्टेप्स लिखवा दिया ताकि आपको याद रहे कि चेंज क्या हुआ है। ध्यान से देखोगे जाके पिछली क्लास तो आपको पता चलेगा यही सेम स्टेप था, सिर्फ पहला वाला छोड़ के, राइट। तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन है सर डबल डेरिवेटिव किसका निकालोगे, तो जो डबल डेरिवेटिव निकालोगे ये पॉइंट नंबर 2 वाले का ही निकालोगे, यानी जो यहाँ पे डेरिवेटिव मिला था उसी का हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। और जब हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे फिर इसका हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, ध्यान से सुनना, डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को रखना है। क्या कहा मैंने, एक्स की वैल्यू को रखना है। जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू को रखा हमें अपने आप आंसर मिल जाएगा। हालांकि कभी कभी होता है कि डबल डेरिवेटिव मिलने के बाद एक्स की वैल्यू रखने लायक ही नहीं बचता है, तो बस हमें एक चीज देखना है और वो ये देखना है कि जो हमारा डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, तो ये मैंने बताया था डीपी डिवाइड बाई डी एक्स लिखो, इसमें पहले और इसमें दूसरे वाले में स्क्वायर कर दो। हमें ये ध्यान रखना है कि जब डी डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो इसका वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो से ज्यादा होगा। क्या होगा, जीरो, सॉरी जीरो से ज्यादा होगा, जीरो से कम होगा। माइनस में है तो ये क्या होगा, जीरो से कम होगा, ऐसे। क्लियर है इतना, यहाँ पे कोई वैल्यू होगा और वो जीरो से कम होगा, और अगर जीरो से कम है तो हम पता चल जाएगा भाई यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है वो सर है। क्लियर है इतना, तो ये है आपका स्टेप। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। अभी इसी स्टेप का इस्तेमाल करके मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो है बेसिकली आपका उदाहरण नंबर 25। शुरू करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है एक उत्पादक का उत्पादन खर्च का फलन, ध्यान से सुनना, किसका, उत्पादन खर्च। और खर्च को मैंने बताया क्या नाम से लिखते हैं, सी, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर, एवं आमदनी का फलन, आमदनी का मतलब आय, और आय को मैंने बताया किससे हम दर्शाते, आर से, जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 3x है। तो लाभ का फलन ज्ञात कीजिए। तो लाभ का फलन निकालना यानी ये वाला निकालना है। पहला सवाल हो गया। दूसरा बोला है महत्तम लाभ हेतु उत्पादक को कितनी इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए, ये भी पूछा है। तो मैंने क्या कहा, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो और जो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेना। तो एक काम करते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 35। सबसे पहले क्या कहा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सी, तो सी इज इक्वल टू कितना है हमारा, 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या था 0.015 एक्स स्क्वायर, दूसरा था आर। तो आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 3x दिया हुआ है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है पी। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था, हमें सबसे पहले लिखना होता है पी, और पी की वैल्यू क्या है, तो पी की वैल्यू होता है आर माइनस सी। आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन जो है वैल्यू, वो पूरे क्वेश्चन को लिखना, पूरा क्वेश्चन का वैल्यू मतलब जो आपका पॉइंट है, यानी जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप उसको लिख सकते हो। नहीं लिखना चाहो तो इसी तरीके से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, आर माइनस सी। अब R कितना है, तो R है हमारा 3x, और C कितना है हमारा, तो C है हमारा 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर। क्या है, 0.015 एक्स स्क्वायर।
क्लियर है इतना? इसको अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसे हो जाएगा देखना, ये हो जाएगा 3x - 100 -0.015x²। क्लियर है इतना? ये हमारा क्या मिल गया, p मिल गया असली वाला। अब ये हो गया हमारा पहला स्टेप। हमारा देखो पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो दूसरा स्टेप है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लिए मैंने क्या बोला, हम लिखेंगे dp डिवाइडेड बाय dx। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3x का हो जाएगा 3, 100 का हो जाएगा 0, और इसका मैंने बताया था कि हम लिखेंगे 0.015। अब एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा 2x। क्लियर है इतना? इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करोगे तो 3 - 0.03x हो जाएगा, क्योंकि इसका हम क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। ये एक है और ये दूसरा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा। क्लियर है? ये हमें मिल गया डबल डेरिवेटिव। फिर मैंने क्या था, डबल डेरिवेटिव के बाद हमें क्या करना होता है, इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालनी होती है। क्या करना होता है, इज इक्वल टू 0 करके हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि dp डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 0, यानी 3 - 0.03x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0.03x, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, बाकी का जो है मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, हमें दूसरे पेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 0.03। क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 0.03। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो मैंने कहा, हमने बचपन में पढ़ा है कि नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी 2 अंक है, तो ऊपर हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणे 100 हो जाएगा, और ये पॉइंट हट जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो 0.03 है ये सिर्फ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू हमें मिल गया 100। क्लियर है? ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेज क्लियर। उसके बाद देखो 3 स्टेज हो गया, x मिल गया है। फिर मैंने कहा था हमें डबल डेरिवेटिव निकालना था, किसका, जिसका डेरिवेटिव निकाले थे, यानी इस वाले का ही हमें डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। तो मैं इसको यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, डी स्क्वायर टी फिर डी एक्स का स्क्वायर। इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव लिखना है तो 3 का 0 हो जाएगा, और ये 0.03 ही बचेगा, क्योंकि x का -1 करोगे तो हट जाएगा। यानी जो आपका डबल डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -0.03। क्या आ जाएगा, -0.03। ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव। उसके बाद मैंने क्या कहा था वो देखो, मैंने कहा था कि जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन में हमें क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू को रखना होता है। अब दिक्कत इसमें यह है कि हमें जो सॉल्यूशन मिला है इसमें एक्स रखने लायक है ही नहीं। अब एक्स रखने लायक मतलब कि एक्स का कहीं वैल्यू ही नहीं रख सकते ना, तो यहाँ पे हम लिख भले देंगे कि लिखेंगे भैया कि एक्स इज इक्वल टू जो 100 था उसको हम डबल डेरिवेटिव में, यानी डी स्क्वायर पी और डी एक्स स्क्वायर में रखने पर, लेकिन रखने के लिए भले है नहीं वो अलग बात है, तो लिख देंगे रखने पर हमें क्या पता चला कि डी स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें जो आंसर है -0.03, ये लेस देन 0 है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको लिखना पड़ेगा कि रख दिया है, भले है नहीं तो क्या हुआ, लेकिन रखने पर हमें ये मिला कि 0.03 लेस देन 0 है, और 0.03 लेस देन 0 है मतलब कि एक्स का उत्पादन जब 100 यूनिट होगा उस समय हम कंपनी को क्या मिलेगा, उस समय मिलेगा कंपनी को महत्तम लाभ। तो याद रखना है कि जब 100 यूनिट का उत्पादन करोगे तब जाके कंपनी को महत्तम लाभ मिलेगा। और सवाल में हमें यही पूछा था कि कितनी इकाइयों का उत्पादन करने पर हमें महत्तम लाभ मिलेगा। लाभ का फलन तो यही होता है, सॉरी, लाभ का फलन तो यही होता, तो वो हमने पहले ही निकाल दिया था, लेकिन हमें यह भी निकालना था, क्या निकालना था कि उत्पाद कितनी इकाइयां उत्पादन करना चाहिए। क्लियर है इतना? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था आपको, मैं कुछ और भी क्वेश्चंस बता दूंगा। तो चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट पे, मैं आपको बता देता हूं कि और भी कौन से क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये रहा आपका विभाग एफ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं विभाग एफ की, तो विभाग एफ में आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आप सारे ही क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार सॉल्व कर लेना। पर इसमें से कुछ क्वेश्चंस है जिनको आप कोशिश करना कि कैसे भी किसी भी कीमत पे एक्स्ट्रा सॉल्व करने की कोशिश करना। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है महत्तम लाभ वाला,
कि लाभ महत्तम हो, लाभ महत्तम हो। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो सवाल में लिखा है रेफ्रिजरेटर बनाने वाली एक कंपनी अपने रेफ्रिजरेटर का मूल्य 10,000 रुपए रखती है। मूल्य का मतलब क्या होता है? प्राइस। ध्यान से सुनना, मूल्य का मतलब क्या होता है? प्राइस। अब एक्स रेफ्रिजरेटर बनाने का कुल खर्चा कितना है? सी। तो हमें कुल खर्च यानी खर्च तो हमें मिल गया है, सी मिल गया है, पर हमें आय नहीं मिला है। अब आपको पता है आय का मतलब क्या होगा? आय का मतलब जो मूल्य रखा है, ध्यान से सुनना, आय का मतलब जो मूल्य रखा है उसमें हमने कितनी इकाई बेची। तो इकाई का तो अता पता ही नहीं है, तो हम मान लेते कितनी इकाई बेची हमने? एक्स। और मूल्य कितना रखा है? हमने रखा है 10,000। तो हमारी जो आय हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 10,000 एक्स। तो आर हमारा क्या मिल जाएगा? 10,000 एक्स। अब हमें आर मिल गया है और क्वेश्चन में सी दिया हुआ है। अब फॉर्मूला लगा लेना। फॉर्मूला क्या है? कि प्रॉफिट इज इक्वल टू आर माइनस सी। समझ में आया कि नहीं? तो ये पांचवा जो क्वेश्चन होगा आपको इस तरह से कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन में दिया हो आर, हमें कई बार खुद से निकालना पड़ेगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर 6, तब भी यही काम करना है। वो देखो, एक खिलौना है जो 20 रुपए में बेचा है। क्या है? एक खिलौना है जो 20 रुपए में बेचा है। बेचा मतलब प्राइस हो गया, कितनी प्राइस है, तो हम इसको मान लेंगे ये प्राइस है हमारा। और कितना खिलौना बेचा है वो हमें नहीं पता। तो अगर हम कोई जानना चाहे कि हमारा प्रॉफिट कितना या हमारा आय, सॉरी आय कितना हुआ, रेवेन्यू, तो हम क्या बोलेंगे? भाई 20 खिलौना था और हमने एक्स खिलौना बेचा, तो मैंने कितना कमाया? 20 एक्स रुपए कमाया। और खर्च हमें दिया ही है, यानी सी इज इक्वल टू हमें दिया है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू आर माइनस सी, यानी आर की वैल्यू और सी की वैल्यू लगा देना। बाद में जो मैंने प्रोसेस बोला था उसी प्रोसेस को हमें क्या कर लेना है? फॉलो कर लेना है। आया समझ में? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना और आज ही प्रैक्टिस कर लेना, ताकि मन में कोई डाउट ना रहे। बाकी कोई समस्या है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जो भी होगा हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज यहाँ पे फाइनल क्लास है और इस क्लास से आपका स्टेट पार्ट 2 कंप्लीट। जो मैंने जिम्मेदारी लिया था, कोशिश की है मैंने कि आपका टाइम पर खत्म कर दूं, और तो खुशी हुई मुझे कि मैंने टाइम पर खत्म कर दिया है। बाकी कुछ भी समस्या रहेगी तो आप मुझे जरूर बताना, मैं जितना हो सकेगा मैं उतना आपको हेल्प करने की मतलब हेल्प करने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है? तो आज का ये फाइनल क्लास है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आने वाले समय में देखते हैं अभी मैं क्या और आपके लिए कर सकता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाकी आपके पास कोई सजेशन हो, कोई जरूरत हो तो आप मुझे बताते रहना, ताकि मुझे और आइडियाज मिले कि मैं ये क्लास लूँ या ये टॉपिक बताऊं या ये पॉइंट बताऊं। जो भी समस्या हो बताना, अगर मुझे लगता है मैं कैपेबल हूं तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है? तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।